नमस्कार, दो दूनी चार में आपका स्वागत है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और ठीक 2 बजे हम 4 अलग अलग जगहों से अपने सहयोगियों के साथ आपके सामने बड़ी खबर लेके आते हैं। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें, पहलगाम हमले को लेकर एनडीटीवी पर एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। कश्मीर को दहलाने की बड़ी साजिश और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तेवर के बाद पाकिस्तान में किस तरह का हड़कंप है, वो सब हम आपको विस्तार से बाद में बताएंगे। लेकिन अगली खबर के लिए पहले हम चलते हैं पंकज झा के पास लखनऊ। कांग्रेस नेता के राफेल को खिलौना बताने वाले बयान पर फिर से सियासी बवाल मच गया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राफेल में नींबू मिर्ची लगा करके कांग्रेस की तरफ से ये कहा था कि आखिर मोदी सरकार कब मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान को। इस पर बवाल मच गया है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस ऐसे मौकों पर खुद को जोकर साबित करती है। इस पर बात करेंगे कांग्रेस के नेताओं से कि आखिर उनकी सफाई में क्या कहना है। फिलहाल चलते हैं मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार तो सुरक्षित है अगर आंकड़ों की बात करें, लेकिन जिस गठबंधन की ये सरकार है, जिस महायुति गठबंधन की, क्या वो गठबंधन सुरक्षित है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस गठबंधन के 2 घटक दल, 3 बड़े दलों की सरकार है ये, बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी। तो इनके 2 बड़े घटक दल शिवसेना और एनसीपी के बीच लड़ाई इस वक्त पूरे चरम पर है। और लड़ाई की एक जड़ ये है कि लाड़की बहन योजना, जिसके सहारे इस गठबंधन ने चुनाव जीता था, उस योजना के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी खातिर दूसरे विभागों की योजनाओं का पैसा इसमें लगाया जा रहा है। अब ऐसे में शिवसेना से मंत्री संजय शिरसाट नाराज हो गए हैं और उनका कहना है कि वित्त मंत्री अजीत पवार उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और उनके विभाग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। और अगर इस तरह से पैसा नहीं देना है तो सामाजिक न्याय विभाग को बंद ही कर दिया जाना चाहिए। तो इसको लेकर ये पूरा झगड़ा चल रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने चुटकी ली और कहा कि अगर अजीत पवार चाहे तो महाविकास आघाड़ी से जुड़ सकते हैं, उनका जो सीएम बनने का सपना है उसे पूरा किया जाएगा। तो इसी खबर पर आज मुंबई से बात होगी, लेकिन बिहार से मनोरंजन भारती उर्फ बाबा क्या लाए हैं, आइए देखते हैं। जी जीतू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार से 2 खबरें हैं। एक तो मोतिहारी में असदुद्दीन ओवैसी ने सिर पर तिरंगा पगड़ी बांध करके रैली की है। एक तरह से बिहार चुनाव का बिगुल उसने फूंक दिया है। इस पे हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता होंगे बातचीत करने के लिए। साथ ही बिहार के वैभव सूर्यवंशी की प्रधानमंत्री ने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हमने देखा बिहार के बेटे का प्रदर्शन, वो जितना खेलेगा उतना निखरेगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी होंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल विकास के पास चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन आपका। तो खबरों के सिलसिले को हम विस्तार से आपके सामने रखना की शुरुआत करते हैं। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर की जेलों पर आतंकी हमले की साजिश का बड़ा अलर्ट जारी किया है, जिसमें श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू की कोट भलवाल जेल विशेष रूप से निशाने पर है। इन जेलों में कई हाई प्रोफाइल आतंकी हैं और ओवरग्राउंड वर्कर भी बंद है, जिसके मद्देनजर सीआईएसएफ की कमान में ये सुरक्षा कड़ी की गई है। इन्हीं साजिशों के तार पुंछ से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों को आतंकियों के एक ठिकाने का पता चला है। इस ठिकाने से बड़ी मात्रा में टिफिन में आईईडी मिले हैं। यहां से 2 स्टील की बाल्टियां भी बरामद हुई हैं। ऐसे में साफ है कि पहलगाम ही नहीं है, आतंकवादियों के निशाने पर कई दूसरे मोर्चों पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश भी है। इधर एनआईए की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एनडीटीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पहलगाम हमले में शामिल आतंकी अब भी दक्षिण कश्मीर के जंगलों में छिपे हो सकते हैं। इसके अलावा जिस वक्त वैसरन घाटी में आतंकी पर्यटकों को निशाना बना रहे थे, उसी वक्त दूसरे आतंकी भी थोड़ी दूर पर मौजूद थे। और ये शायद इसलिए मौजूद थे क्योंकि वे चाहते थे कि अगर सामने से रिटेलिएट हो, अगर फोर्सेस की तरफ से रिटेलिएट हो, तो इन आतंकियों को जिन्होंने निर्देशों को मारा है उनको बचाने और भागने में मदद देने के लिए कवर फायर कर पाएं। तो देखिए, इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हमारे साथ कश्मीर से जुड़ेंगे, जो लगातार वहां पर एनआईए की जांच पर नज़र बनाए हुए हैं, लगातार सबसे पहले हमारे दर्शकों तक अपनी जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो मुकेश,
जो आतंकियों के पास से सामान बरामद हुआ है, जिसमें वायरलेस सेट हैं, आईईडी हैं, खाली बाल्टियां हैं, कंबल हैं और भी तमाम खाने पीने का सामान है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर छिपे हुए आतंकी आए थे। और जो खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि जेलों को निशाना बनाया जा सकता है, उससे इनकी कड़ी जुड़ती दिखाई दे रही। देखिए, बिल्कुल जो सेना ने एक हाइडआउट बस्ट किया है जिसमें बड़े पैमाने पर जो आतंक का सामान है, जिसमें वेपन्स भी हैं, खाने पीने का सामान है, कंबल हैं, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। तो ये जो सामान है और जो तैयारी है वो दिखाती है कि किस तरह से आतंकी जब हमला करने आते हैं, जब किसी बड़े आतंकी को हम अंजाम देते हैं, तो अपने छिपने के लिए किस तरह के वो एक फुल प्रूफ इंतजाम करते हैं और इस काम में उनकी हेल्प करते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, जिनकी भूमिका काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि ये सब सामान जो पहुंचाते हैं आतंकियों तक, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स ही पहुंचाते हैं। तो अभी इस पूरे मामले को लेकर जो एनआईए है वो जांच कर रही है। एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल हैं, वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। और हमें जो एनआईए के सूत्र हैं उनसे एक काफ़ी अहम जानकारी मिली है कि जहां पर मैं खड़ा हूं, ये पहलगाम के ठीक पीछे ये बैसरन घाटी का इलाका है और ये पहाड़ के पीछे ही बैसरन घाटी है। तो बैसरन घाटी में जब जांच हुई तो ये पाया गया कि वहाँ पर निकलने के लिए 54 रास्ते हैं। बैसरन घाटी से कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 54 रास्ते जाते हैं। कुछ रास्ते जो है वो पहाड़ी इलाकों में हैं, यानी कि हाइट पर हैं, ऊपर ऊपर जाते हैं, और कुछ रास्ते तराई वाले इलाकों में नीचे आते हैं। तो 54 रास्तों की जांच और 54 रास्तों का सर्च ऑपरेशन, यही यहाँ पर ये लगातार चल रहा है। आर्मी के साथ जो जे.एंड.के पुलिस है और जो सीआरपीएफ के जवान हैं, वो इन 54 रास्तों पर लगातार एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस सर्च ऑपरेशन में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े गए हैं, उनको साथ ले जाकर तमाम जगहों पर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को, सुरक्षा बलों को बहुत सारे हाइडआउट्स भी मिले हैं, लेकिन ये हाइडआउट्स वैसे हैं कि इनमें लंबे समय से कोई रहा नहीं है। यानी कि वो हाइडआउट अभी नहीं मिला है जहां पर ये आतंकी रुके थे पहलगाम के आसपास, यानी कि बैसरन घाटी के आसपास। अभी जो हाइडआउट मिले हैं वो पहलगाम से काफ़ी दूर मिल रहे हैं। हालांकि वो भी आतंकवादियों के हाइडआउट हैं और उनमें भी खाने पीने का सामान बरामद हुआ है। तो क्या वो हाइडआउट भी इन्हीं से कनेक्टेड हैं, इसको लेकर अभी जांच चल रही है। जांच में ये भी साफ हुआ है कि जो आतंकवादी हैं, हमला करने वाले जो फायरिंग करने वाले आतंकवादी हैं, वो केवल 3 लोग थे जो फायरिंग कर रहे थे, और बाकी लोग उनके पीछे कुछ जंगलों में छिपे हुए थे जो उनके बैकअप के लिए थे। अगर कोई सुरक्षा बल उन पर फायरिंग करता तो बैकअप के लिए वो आते, ये भी जानकारी मिली है। तो आतंकवादी यहीं बैसरन घाटी में पहाड़ों के रास्ते कहीं भागे हैं, और ये भी जानकारी मिली है कि ये सभी साउथ कश्मीर में ही कहीं छिपे हैं। उसको लेकर ज़बरदस्त जो सर्च ऑपरेशन है जंगलों में, पहाड़ों में, वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल, मुकेश सेंगर ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। इनके जरिए जो भी अपडेट होगा पहलगाम से जुड़ा हुआ, सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ने सुबह खबर दी थी कि इम्तियाज अहमद मगरे नाम का जो ओवरग्राउंड वर्कर था, जिसको सेना और पुलिस अपने साथ आतंकियों के हाइडआउट जानने के लिए तंगमार्ग के जंगलों में ले जा रही थी, वो नदी में कूद गया था। बाद में उसका शव बरामद हुआ। ये आरोप लगाया गया कि सेना और पुलिस ने उसको मार दिया, लेकिन वहाँ पर जो ड्रोन था उसकी फुटेज ने सारी पोल खोल दी। किस तरह से इम्तियाज मगरे अपनी जान बचाने के लिए, अपने को आतंकियों की धमकी से बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए उस हाइडआउट तक ले जाने के बजाय नदी में कूदकर उसने अपनी जान दे दी और वो पुलिस वालों की सुरक्षा से निकल भागा। इसी भागम भाग में जब वो नदी में कूदा तो शुरुआत में उसने तैरने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो इस पथरीली नदी में फंस गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और यहाँ पर खुलासा हुआ कि इसकी मौत में पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई हाथ नहीं है। ड्रोन की फुटेज ने, जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसने इस बात का खुलासा कर दिया। लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भारत सनातन संस्कृति कार्यक्रम में एक बयान ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में आप जो चाहते हैं वैसा ही बदला पहलगाम के आतंकी हमले का लिया जाएगा और आपकी भावनाओं की पूरी कद्र होगी। राजनाथ सिंह के इस कार्यक्रम में दिए गए बयान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में अब यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग कर रहा है, और पाकिस्तान को ये भी डर सता रहा है कि कहीं
इस बैठक से पहले या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ के किसी भी प्रतिबंध को लागू करवा के वो भारत के संभावित हमले को रोक सकता है। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि उसकी आतंकी हरकतों के बाद पूरी दुनिया उसको आतंक का हेवन मान चुकी है, आतंक का स्वर्ग मान चुकी है। ऐसी सूरत में अब जब दुनिया का एक भी देश उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बैठक में भी उसके साथ कोई नहीं खड़े होने वाला है। और जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हर उस व्यक्ति को जो आतंकी हमले में शामिल है, हर उस आतंकी को जिसने आतंकी हमले को अंजाम दिया है या पाकिस्तान में बैठकर उसने इस आतंकी हमले को सपोर्ट किया है, उसका वही हश्र होगा जिसके लायक वो है। तो राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद रातों की नींद उड़ी हुई है पाकिस्तान की। रात भर पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत से सटी बॉर्डर के आसपास निगरानी में तैनात रहती है। रात में कई बार वो ब्लैकआउट की ड्रिल भी कर चुके हैं। हर दूसरे दिन पाकिस्तान के मंत्री रात को 2 बजे 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के अवाम की नींद हराम कर देते हैं कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। पाकिस्तान की सेना के मुखिया लापता है, कई दिनों से उनकी शक्ल नहीं दिखाई दी है, वो टीवी कैमरों से दूर है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो अस्पताल में इलाज के बहाने खुद को सुरक्षित करने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई वो इस वक्त पाकिस्तान के बजाय पाकिस्तान में छिपे जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराने में ज़्यादा व्यस्त हैं, क्योंकि अगर ये आतंकी भारत के हमले में मारे गए तो एक बार फिर से उसकी पोल ठीक उसी तरह खुल जाएगी जैसे उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में पकड़े जाने के बाद उसकी पोल खुल गई थी। इस खबर को हम विस्तार से आपके सामने रखा हमने। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। अगली खबर के लिए हम चलते हैं सीधे पंकज झा के पास, लखनऊ। पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में है। यहाँ का पब्लिक जो है उनका सेंटिमेंट ऑल टाइम हाई है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेताओं के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे पाकिस्तान को मौका मिल जाता है भारत को झूठा साबित करने का। कांग्रेस हाईकमान के सख्त निर्देश के बावजूद ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं। पहले गायब वाला पोस्ट, फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान, फिर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अब कांग्रेस यानी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का राफेल को खिलौना बताने वाला बयान। कांग्रेस कटघरे में है और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मौका मिल गया है कांग्रेस पर हमला करने का। ऐसे मौके पर आखिर कांग्रेस क्यों सेल्फ गोल कर लेती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं आखिर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने राफेल वाले खिलौने में नींबू मिर्ची लगा करके क्या बयान दिया। ये जो इस देश के अंदर जो आज आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं, आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। हमारे बच्चे इस देश के, हमारे नौजवान साथी वो शहीद हुए पहलगाम हमले में। उनकी पत्नी जो 16 दिन पहले शादी किसी की हुई, किसी की 2 महीने पहले हुई, वो आज बेचारे गए थे, वहाँ खुशियाँ लेकर गए और वहाँ से उनकी डेड बॉडीज़ आ रही हैं। आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है, रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किस जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? ये जो इस देश के अंदर जो आज आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं, आतंकवाद से पूरा देश परेशान है। हमारे बच्चे इस देश के, हमारे नौजवान साथी। अजय राय के इस बयान पर विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के तरफ से कई तरह के बयान आ रहे हैं। बीजेपी के नेता और उसके सहयोगी दल के नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस अपने आप को इस तरीके से जोकर साबित कर रही है और इसी बहाने कहीं न कहीं पाकिस्तान को कवर फायर दे रही है। पाकिस्तान को इससे फायदा मिल रहा है,
सुनिए बीजेपी के और उसके सहयोगी दल के अलग अलग नेताओं ने अजय राय के बयान पर क्या क्या कहा है। तो आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। देखिए, अजय राय ने केवल कोई खिलौना नहीं दिखाया है, बल्कि उन्होंने सेना के मनोबल के साथ पाकिस्तान के इशारे पर खिलवाड़ किया है। जैसे ही पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा हिंदुस्तान के अंदर बैन होता है, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली पाकिस्तानी टेरर डीप स्टेट का प्रोपोगेंडा भारत के अंदर फैला रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय राय का बयान आपत्तिजनक है। राष्ट्र की एकता और सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम के विरुद्ध है। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी राजनीतिक दलों में, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, एकताबद्ध तरीके से सेना के प्रति विश्वास दिखाया। जब भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक मुंह तोड़ जवाब देगी, तब उनकी बोलती बंद पड़ेगी। तब तक वो खिलौना के साथ खेलते रहें, हम हमारा काम करते रहेंगे। तो सवाल उठता यह है कि क्या कांग्रेस सेना का मनोबल तोड़ रही है? आखिर कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बावजूद कांग्रेस के नेता अनाप शनाप बयान क्यों दे रहे हैं? बात करते हैं पार्टी के प्रवक्ता और सीनियर नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी से, जो लखनऊ स्टूडियो में हैं। अखिलेश जी, आपने अजय राय को सुना। कुछ देर पहले वाराणसी से अजय राय की सफाई भी आई है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने केंद्र सरकार को जगाने का काम किया, लेकिन जिस तरीके से राफेल को खिलौना बताना, उसका वीडियो बनाना, आप इसे जायज ठहराते हैं क्या? पंकज जी, एक छोटा सा सवाल आपसे करने के बाद मैं जवाब दूंगा। आपको याद है कि पहले जवाब आप नहीं देंगे? लोगों ने सरकार से कब हम देंगे, जरूर देंगे, जवाब भी देंगे, बेफिक्र रहिए। आपको याद है आप लोगों को कि कभी सरकार से प्रश्न किया है आपने, जिसके पास जिम्मेदारी है? अखिलेश जी एक मिनट। अरे भाई, मैंने कहा कि मैं जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो प्रस्ताव पारित हुआ, सारे नेता उस प्रस्ताव से बंधे हुए हैं, तो आप दूसरी तरफ क्यों जाने लगते हैं? जी मेरे भाई मैंने कहा मैं जवाब दूंगा। मैं भी एक पब्लिक के बीच में रहता हूं, उनका ही सवाल है कि सरकार जो अरे प्लीज भाई, अब आप मुझे नहीं बोलने दे, हाँ ना में टिक मार्क तो लगाना नहीं है। तो क्या आप लोगों ने कभी बता सकते हैं कि अंतिम बार कब सरकार से सवाल किया था? मुझे बस इतना ही पूछना था, क्योंकि देश भी ये जानना चाहता है। खैर, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब आपके पास नहीं होगा। देखिए, देश गुस्से में है, खूब गुस्से में है। हर कोई सरकार के साथ है, हर कोई कांग्रेस भी साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा हमारा इंडिया गठबंधन साथ है और दमदारी के साथ है। बार बार समर्थन भी दे रहे हैं हम लोग। लेकिन गुस्सा जो है, उस गुस्से को शांति तभी मिलेगी जब हिंदुस्तान हमारा इन आतंकियों से, पाकिस्तान से हिसाब चुकता किया जाएगा, और हमें उम्मीद है कि जल्द हिसाब चुकता किया जाएगा। ये कटाक्ष था, दूसरे लोग हवा दे रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ज़माने में नींबू मिर्च बांध करके किसी जहाज़ को आप रिसीव करते वक्त किया था। संभवतः ये हो सकता है कटाक्ष ही रहा होगा। किसी का सपने में भी कोई इरादा हिंदुस्तान में नहीं है, हर कांग्रेसी का या विपक्ष का, हम लोग किसी ऐसी बात करें। हाँ, यही बात जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बंबई आतंकी हमले के वक्त आदरणीय मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उसी समय राष्ट्र से, सरकार से सवाल करते थे। अब बहुत कटु सवाल करते थे। सब कुछ वही है, परिस्थिति जिसको बोलते हैं ना, स्थान परिवर्तन योग। स्थान परिवर्तन हुआ है, सरकार में वो बैठे हैं, लेकिन हम लोग राष्ट्र के साथ, सरकार के साथ हैं। हम लोग अभी वो दिन याद करिए जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती थी और बीजेपी और मोदी जी 2 मिनट के अंदर किस प्रकार से बातें करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। एक नहीं, दर्जनों वीडियो हैं।
तो हम लोग फिर भी पूरा राष्ट्र यूनाइट होकर के एक साथ है। देखिए गुस्सा तो है ना देश में, उस गुस्से को शांति कैसे मिलेगी? कार्रवाई होगी, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हम लोग रोज कर रहे हैं, जो भी सहयोग चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए, पूरा देश ये चाहता है कि भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करे। नहीं, हम तो एक बात पूछना चाह रहे हैं अखिलेश जी, जिस तरीके से अजय राय और एक सीनियर नेता हैं, यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, और इस तरीके से एक वीडियो बनाना आपको लगता है ये मर्यादित है? मैं बस इतना सा जानना चाहता हूं। और ये बीजेपी का जो आरोप है कि अजय राय और कांग्रेस के नेता ऐसा करके सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं। देखिए, आप अपना विवेक से काम करिए, बीजेपी के एजेंडे पे मत चलिए। कौन है हिंदुस्तान में, वो भी कांग्रेसी, जो सेना या भारत का मनोबल तोड़ने वाले हैं? हम लोग कुर्बानियां दी हैं, अंग्रेजों के लिए गवाहियां नहीं दी हैं, पूरा देश। तो सपने में भी बीजेपी के एजेंडे को से जब आप कोई बात करता ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे आप उन पर विश्वास कर ले रहे हैं। अरे यही वो लोग हैं ना जो आज से 10 साल पहले क्या क्या बोलते थे, बताने की भी आवश्यकता नहीं है, सब आपके स्टूडियो के आर्काइव में पड़ा वाले बयान चला के दिखा दे। पूरी देश दुनिया घुमा लिए। अरे भाई अजय राय, तो मैंने कहा कि एक कटाक्ष उन्होंने मैंने शुरू में बोला, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा उन्होंने जब ये राफेल लिया गया था तो उस समय देखिए टेक्नोलॉजी के ज़माने में राफेल जैसा एकदम इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के जहाज लेते वक्त जो नींबू मिर्ची लगा करके किया गया था, तो हो सकता है वो कटाक्ष के इरादे से उन्होंने एक बात कही। कभी कभी कटाक्ष आदमी में जोश दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम हो सकता है इसलिए उन्होंने किया हो कि हमारा सरकार गुस्सा आए, सबक सिखाएं। रोज हम लोग सुबह उठते सुनने को आतुर होता है पूरा देश कि हमने हिसाब चुकता किया। ये वो सुबह कब आएगी कि जब ये हिसाब चुकता होने की खबर आएगी। ये देश सब लोग ये चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई देश के विरुद्ध नहीं है। फिर भी कोई सवाल सरकार से अभी नहीं कर रहा है, जबकि यही सरकार दिल्ली में दूसरी थी तो यही बीजेपी जो आज सत्ता में है कैसे कैसे सवाल करती थी। बीजेपी के लोग किस मुंह से बात करते हैं, अपने गिरबान में झांक के देख लें। अगर लेस मात्र भी शर्म होगी तो डूब मरेंगे वो। हम लोग तो समर्थन कर रहे हैं पूरा सरकार का, हर कोई कर रहा है, पूरे दमखम के साथ कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार को अपना इंतजार, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है हम लोगों को कि हमारा हिसाब चुकता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश प्रताप जी। समय कम था और जैसा आप कह रहे हैं कि पूरा देश और कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल है कि वो केंद्र सरकार से अपेक्षा करती है कि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है उसका भारत सरकार मुंह तोड़ जवाब दे। और जो अजय राय ने कहा, जिसके बारे में उनकी सफाई भी आ गई कि वो एक तरीके से हास्य व्यंग था, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के ऐसे ऐसे गाहे बगाहे बयान आ जाते हैं जिसके बाद पार्टी को इसमें सफाई देनी पड़ती है। अब चलते हैं मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास आगे की खबरों के लिए। धन्यवाद पंकज जी। मुंबई से खबर है महायुति की सरकार को लेकर। देखिए, महायुति की जो सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जिसके मुख्यमंत्री हैं, ये सरकार तो सुरक्षित है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, पर्याप्त बहुमत है विधानसभा में, और 3 बड़ी पार्टियों का गठबंधन है ये। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और इसके साथ 2 पार्टियां हैं, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी। अब इन दोनों में से कोई भी एक पार्टी अगर छोड़कर चली जाती है इस गठबंधन को, तब भी सरकार सुरक्षित है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि सरकार भले ही सुरक्षित हो, लेकिन क्या ये जो गठबंधन है वो सुरक्षित है? क्योंकि ये जो 2 घटक दल हैं महायुति के, एनसीपी और शिवसेना, इनके बीच में लगातार तकरार हो रही है और मौजूदा वक्त में ये तकरार एकदम चरम पर आ गई है। कई सारे मुद्दे हैं इस तकरार को लेकर, लेकिन एक बड़ा मुद्दा इस झगड़े के पीछे ये है, लाड़की बहना योजना। इस योजना के आधार पर ही बीता विधानसभा चुनाव महायुति गठबंधन ने लड़ा था और एक शानदार जीत भी हासिल की। लेकिन इस योजना के लिए जो फंड लगना है, जो पैसा आना है, उसकी खातिर सरकार कर ये रही है कि जो दूसरी योजनाएं हैं और दूसरे विभागों का पैसा है वो इस योजना में लगाया जा रहा है। अब ये बात खटक रही है घटक दलों को। अब वित्त मंत्री हैं एनसीपी से अजीत पवार, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं साथ में,
दूसरी तरफ जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी के मंत्री नाराज हो गए हैं। उनका यह कहना है कि अजीत पवार जो है उनके मंत्रालयों के साथ, उनके विभागों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और इस योजना के नाम पर उनके विभागों के फंड में कटौती की जा रही है। खास करके इस मामले में सबसे ज्यादा मुखर हुए संजय सिरसाट, जो कि औरंगाबाद से विधायक हैं और साथ में सामाजिक न्याय मंत्री हैं इस सरकार में, और उन्होंने खुलकर आवाज उठाई और ये कहा कि अजीत पवार जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, उनके विभाग के फंड में कटौती की जा रही है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आपको पैसा नहीं देना है मेरे विभाग को तो सामाजिक न्याय विभाग बंद क्यों नहीं कर देते। ये जो तकरार है ना केवल इस बयान से सामने आई, बल्कि इसके साथ साथ हाल ही में कुछ और भी घटनाक्रम हुए जिससे यह पता चला कि महायुति में इन दोनों ही दलों के बीच झगड़ा चल रहा है। अजीत पवार ने अभी 2 दिनों पहले एक आयोजन रखा था, एक बड़ा आयोजन किया जिसमें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्रियों को इनवाइट किया गया था, उनको आमंत्रित किया गया था। लेकिन एकनाथ शिंदे जो कि अजीत पवार से नाराज चल रहे थे वो नहीं गए वहां पर। उन्होंने कहा कि मैं दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त हूं तो मैं प्रताप सरनाइक को भेज देता हूं, वो मुझे रिप्रेजेंट करेंगे। इस पर अजीत पवार ने साफ मना कर दिया और बोला कि आना है तो खुद आओ, ऐसे आप किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मत भेजिए। ये एक संकेत था। इसके बदले में क्या किया अजीत पवार ने कि एकनाथ शिंदे एक मंत्री ने, शंभूराजे देसाई ने, एक महाबलेश्वर फेस्टिवल का आयोजन रखा और उसमें अजीत पवार को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन अजीत पवार बदले में वहां पर नहीं गए। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों ही नेताओं के बीच और इन दोनों दलों के बीच बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। इस विषय पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े, जो कि एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ हैं। रौनक, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कुछ हो रहा है महायुति में इस वक्त, इसको किस तरह से देखते हैं आप इस झगड़े को? लगातार जब से ये सरकार बनी है इन दोनों के बीच तकरार की खबरें आ रही हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर ये जो सिलसिलेवार तरीके से आपने बताया कि पिछले दिनों जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, खास तौर से अगर देखें तो इन दोनों नेताओं के बीच में जो सिंकनेस होनी चाहिए वो सिंकनेस नहीं हो पा रही। एक तो शुरुआत में जब सरकार बनी तभी से एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, उसको लेकर उनकी नाराजगी रह रहकर सामने आती रही। अब जब वो सेटल हो रहे तो अजीत पवार और उनके बीच में जो कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है, उनकी खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। जो संजय सिरसाट, अगर संजय सिरसाट की बात करें वो महाराष्ट्र सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री जरूर है, लेकिन एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी विधायकों में, मंत्रियों में उनका नंबर आता है और उन्हीं के विभाग के 400 करोड़ रुपए, छोटी मोटी रकम नहीं, 400 करोड़ रुपए बिना उन्हें जानकारी दिए अजीत पवार ने वो डाइवर्ट कर दिए, चूंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर है। और इसी को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ है। कल कैबिनेट की बैठक, जो कि हमेशा देखा जाता है कि मुंबई में कैबिनेट की बैठक होती है, राजधानी में होती है, लेकिन कल की जो कैबिनेट की बैठक है वो विशेष बैठक होगी, क्योंकि ये महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के चोंडी में होगी, जहां पर अहिल्या देवी होळकर का जन्म हुआ था। तो मुख्य तौर पर वहां पर एक सिंबॉलिक तौर पर सरकार जो है ये बैठक वहां पर लेने जा रही है। और इसी बैठक में आज जो संजय सिरसाट है उन्होंने ये जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने इस मामले को लेकर एक पत्र भी लिखा है और कल कैबिनेट में ये मुद्दा भी उठाया जाएगा। तो जिस उद्देश्य से ये बैठक वहां पर हो रही है, मुझे लगता है कि अगर ये उद्देश्य सरकार का सफल नहीं होगा और ये एक नया विवाद जो है वो चोंडी की उस पवित्र धरती पर जहां पर अहिल्या देवी होळकर का जन्म हुआ, वहां पर एक नया विवाद इस महायुति की सरकार में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत मुखर है और एकनाथ शिंदे भी लगातार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं उनके कैबिनेट मंत्रियों के साथ भेदभाव का है और इसको लेकर बीच का रास्ता मुख्यमंत्री फडणवीस को निकालना होगा। नहीं तो ये कोल्ड वॉर अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले जो महानगर पालिका के चुनाव है, सरकार चलाने में जो दिक्कतें कहीं ना कहीं बतौर मुख्यमंत्री आती है, उसको सॉर्ट आउट करने में और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रौनक, देखिए ये इन दो जो पार्टियों का झगड़ा है को कैपिटलाइज करने की कोशिश जो है विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं, खास करके उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना। अगर आज का हम संपादकीय देखें तो इसी झगड़े के ऊपर पूरा संपादकीय समर्पित किया गया है और यह कहा है कि एक तरह से इन दोनों के बीच में प्रॉक्सी वार चल रहा है।
ये बात कही है। और दूसरी तरफ इसी पार्टी के उद्धव ठाकरे शिवसेना के एक नेता हैं विनायक राउत, उन्होंने तो यहाँ तक ऑफर तक दे डाला अजीत पवार को कि है ना, आपका सपना है मुख्यमंत्री बनने का, आप महायुति को छोड़कर महाविकास आघाड़ी में आ जाइए, हम आपका सपना साकार करेंगे, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। जी देखिए, फिलहाल तो महाविकास आघाड़ी इस स्थिति में नहीं है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाए, उनके तो 50 के करीब आंकड़ा है ही नहीं, तो आंकड़ा भी इतना पहुंचता नहीं है। लेकिन ठीक है, इस तरह की चुटकी लेने का मौका शिवसेना यूबीटी को अगर मिलता है तो निश्चित तौर पर वो यहाँ पर लेंगे। और सामना के संपादकीय की अगर आज की खासियत देखें तो निश्चित तौर पर उन्होंने अजीत पवार के उस बयान को पकड़ा जिसमें कुछ दिनों पहले उन्होंने पुणे में कहा था कि मेरे मन में ये अभी भी शैली है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, तो मुझे भी मुख्यमंत्री बनना है। तो उस धागे को पकड़कर कहीं ना कहीं घेरने की अजीत पवार को कोशिश की और मुख्य तौर पर यह भी दिखाने की कोशिश की है कि जब से सरकार आई है तब से अजीत पवार की भी बीजेपी उतनी नहीं सुन रही और एकनाथ शिंदे की स्थिति तो खराब करके रखी है। तो ये कहीं ना कहीं तंज कसने की कोशिश यहाँ पर जिसे कहते हैं कि अवसर में फायदा उठा लेना, तो वो फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर सामना संपादकीय में की है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखें तो बतौर मुख्यमंत्री यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को समझना पड़ेगा कि दोनों नेताओं के अलग अलग दिशा में अगर चेहरे जा रहे हैं तो उनको बिठाकर ये कोशिश करनी होगी कि जल्द से जल्द इसको सुधारा जाए। नहीं तो ये मामला अगर इसी तरह से होता रहा तो सरकार की इमेज लोगों की सही नहीं जाएगी। जी बिल्कुल। तो अगर इसी तरह से ये झगड़ा चलता रहा तो सरकार की छवि को नुकसान पहुंचेगा। और अब देखना यह है कि आखिर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस झगड़े को कैसे सुलझाते हैं। अब आइए आगे की खबर के लिए चलते हैं मनोरंजन भारती उर्फ बाबा के पास। बहुत शुक्रिया। तो बिहार से दो खबर, ओवैसी साहब की रैलियां शुरू हो गई है। बिहार में मोतिहारी में तिरंगा पगड़ी बांध के रैली की। लेकिन दूसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिहार के बेटे का प्रदर्शन देखा, इतनी कम रूम में इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। वो जितना खेलेगा वो उतना निखरेगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार, पहले प्रधानमंत्री को सुनते हैं, उसके बाद हम चलेंगे, चर्चा करेंगे इस पर। क्रिकेट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। अभी हमने आईपीएल में बिहार के ही बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। इतनी कम आयु में वैभव ने इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया। वैभव के इस अच्छे खेल के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, उनके टैलेंट को सामने लाने में अलग अलग लेवल पर ज्यादा से ज्यादा मैचों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। यानी जो जितना खेलेगा वो उतना खिलेगा। और इस पर चर्चा करने के लिए राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सर्वे सर्वा हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जितना खेलेगा वो उतना निखरेगा, लेकिन खेलेगा कहाँ? स्टेडियम है, आपके पास सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं आप देंगे उसको, खिलाड़ियों को? देखिए, बिहार में पहले सुविधाओं का कुछ अभाव जरूर था, लेकिन अब बिहार में सुविधाओं के लिए तेजी से सरकार काम कर रही है, बीसीसीआई काम कर रही है। और इस तरह के प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमारे यहाँ इस लेवल की सुविधाएं हैं। कुछ अलग लेवल के सुविधाओं के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो इस साल में हमारा राजगीर स्टेडियम चालू हो जाएगा और अगले 2 साल में हमारा मैनूल हक स्टेडियम भी चालू होने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। राकेश जी, मैं सैदपुर में रहता था जब मैं पटना साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था एमएससी में, और मेरे सामने ही था वो मोइनुल हक स्टेडियम। उसकी हालत बहुत खराब थी। कब तक वो बनेगा? क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर जो हैं, के स्टेडियम लॉन्ग टर्म लीज पर बिहार सरकार ने हम लोग को दे दिया है और हम लोग एस्टिमेट वगैरह बनाकर अब टेंडर की प्रक्रिया में है। हम लोग अगले 2-3 महीने के भीतर उसमें निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कृत संकल्प है। वैभव सूर्यवंशी के कैरियर में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कितना योगदान रहा है? देखिए, बिहार हमारा ही प्लेयर है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पास जो भी संसाधन थे, उन संसाधनों को लगा के जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता था इस प्रतिभावान खिलाड़ी के लिए हम लोगों ने करने का काम किया है। और भी हमारे यहाँ प्रतिभावान खिलाड़ी लाइन में हैं जो इसको देख के और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 2-3 सालों में और बिहार कई वैभव को लाने वाला है। बहुत सालों तक तो वहाँ पर क्रिकेट एसोसिएशन नहीं था सर, इतना झगड़ा होता था,
जब शरद पवार साहब थे बीसीसीआई के अध्यक्ष, बहुत ज्यादा राजनीति थी वहां पर। ये देखिए, झारखंड बंटवारे के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन झारखंड में चला गया और बिहार को मान्यता नहीं थी। 17-18 में बिहार को मान्यता मिली और उसके बाद हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं कि कैसे तेजी से बिहार में जो पिछले एक लंबे समय तक मान्यता नहीं रहने के कारण जो विकास क्रिकेट के क्षेत्र में नहीं हो पाए थे, उसको भी हम लोग तेजी से रिकवर करके आगे बढ़े। तो क्या कोई अपना बिहार में कोई टूर्नामेंट होगा, T20 टाइप कुछ कराते हैं क्या, कुछ कराएंगे? देखिए, अभी जैसे IPL हो रहा है वैसे बिहार प्रीमियर लीग हम लोग 1 जून से चालू करने जा रहे हैं पटना में। 1 जून से 25 जून तक चलेगा, जो पटना में होने जा रहा है। वो भी लाइव होगा, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। उसके लिए 6 टीमें बनाई गई है और निरंतर काम हो रहा है क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए। इसमें हम लोग को BCCI भी हर तरह की सहयोग कर रही है, बिहार सरकार भी हर तरह के सहयोग कर रही है। चलिए राकेश जी, आपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं बिहार में भी क्रिकेट पनपेगा। और दूसरी खबर की ओर अब चलते हैं, और ये खबर राजनीति से जुड़ी हुई। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के मुखिया, उन्होंने मोतिहारी में रैली की है। रैली में तिरंगा जो है पगड़ी उन्होंने बांधा हुआ था और एक तरह से चुनावी बिगुल जो है उन्होंने एक तरह से फूंक दिया है बिहार में। आपको बताऊं कि पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे और सीमांचल जो है उसके इलाके में उन्हें सफलता मिली थी। तो क्या इस बार भी वो इसी इरादे से आए हैं? क्या यदि अब ओवैसी साहब की पार्टी यदि दमखम से लड़ती है तो किसका वोट काटेगी? जाहिर है RJD या महागठबंधन को ही सेंध लगाएगी पिछली बार की तरह। और इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए आदिल हसन आज़ाद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया NDTV के लिए वक्त निकाला। फिर से आपकी रैलियां शुरू हो गई बिहार में, क्या कोई गठबंधन करेंगे, अकेले लड़ेंगे, क्या इस पर अब क्या रणनीति होगी? मनोरंजन जी, बिहार में अभी आपने प्रधानमंत्री जी का सुना कि सूर्यवंशी जो नौजवान है उसका नाम ले रहे हैं। प्रधानमंत्री बिहार का एक एक चीज का नाम लेंगे। चुनाव आ गया है, बालू का नाम लेंगे, तरबूजा का नाम लेंगे। प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, क्योंकि चुनाव है। आरामको और मिडिल ईस्ट की कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है गुजरात में और नौकरी बिहारी मजदूर जाके वहां खटता है। अभी चुनाव का वक्त है, नीतीश जी किसी तरह हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री का हाथ पैर पकड़ के बिहार को स्पेशल स्टेटस दिला दीजिए, क्योंकि ये रिचार्ज सिर्फ नवंबर 31 तक रहेगा। 31 दिसंबर तक प्रधानमंत्री को सपने में भी बिहार आएगा, उसके बाद फिर भूल जाएंगे, दूसरे राज्य चले जाएंगे जहां पर है। हमने AMU किशनगंज को 1 रुपया नहीं दिया। आपकी AIMIM हमारी प्राथमिकता है बीजेपी क्या है? कितनी सीटों पे लड़ेंगे? क्या कोई महागठबंधन से भी बातचीत करेंगे RJD से, या कोई अपना मोर्चा बनाएंगे? पिछली बार भी आपने अपना एक मोर्चा बनाया था। सर, पहले भी हमने महागठबंधन को बोला था। UPA 1 UPA 2 में हम थे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मनमोहन सिंह साहब सोनिया जी के साथ थे। न्यूक्लियर डील पे साथ दिया, प्रणब मुखर्जी जी को राष्ट्रपति चुनाव में दिया, मीरा कुमार जी को दिया। और जब 20 में हम जीते, तब भी जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तो RJD महागठबंधन को हमने साथ दिया। जब भी जरूरत पड़ी है बीजेपी के खिलाफ हम हैं और रहेंगे। अब ये महागठबंधन को निर्णय लेना है कि हमारे MLA को क्यों तोड़ लिया। हमने कोशिश तो की, हमने हमेशा साथ दिया, लेकिन आप पीठ पे खंजर घोंपते हैं। आप सन ऑफ मल्ला जो बीजेपी के साथ रहते हैं उनको आप रख लिया, मांझी जी जो बीजेपी के साथ उनको रख लेते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से आते हैं तो उनको रख लेते हैं। लेकिन MIM से इतनी चिढ़ क्यों? हम तो सीमांचल के विकास की बात करते हैं, हम तो सीमांचल के स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, AMU किशनगंज की बात करते हैं, सुरजापुरी बिरादरी को OBC का सेंट्रल लिस्ट में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, पूर्णिया हाईकोर्ट की बात करते हैं, पूर्णिया में एयरपोर्ट की बात करते हैं। हमने तो अख्तर उलिमान साहब जो बिहार के अध्यक्ष है, पूरे बिहार के जो मसाइल है, चाहे मदरसा का हो, पलायन का हो, लेबर का हो, मजदूर का हो, सबकी बात करते हैं। लेकिन हमें अछूता क्यों बनाते हैं? एक लीडरशिप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जी। आजाद साहब, क्या इस बारे में कोई प्रयास कोशिश की है? आजाद साहब, इस बारे में क्या कोई बातचीत शुरू हुई है? क्या कांग्रेस के जरिए या किसी और चीज के जरिए RJD के साथ कोई बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है? या फिर आप अलग अलग जो BSP है, बाकी जो दल है, उनके साथ रह के कोई और मोर्चा बनाएंगे? मेरा ये पूछने का मतलब है। सर,
हमने 2020 में भी आरजेडी की लीडरशिप से बात की थी कि हमें एडजस्ट कीजिए। अभी भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, उसको दिल दिखाना पड़ेगा। जब सन ऑफ मल्ला को ले सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को ले सकते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं, तो एमआईएम से आपको इतना परहेज क्यों है? रेवंत रेड्डी साहब आखिर एमआईएम को लेकर चल रहे हैं ना। हमने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन रेवंत रेड्डी अकबर ओवैसी साहब को, बैरिस्टर साहब को बड़ा भाई छोटा भाई बोल रहे हैं। अभी एमएलसी चुनाव में हमने बीजेपी को हराया, उसमें कांग्रेस ने भी हमारा समर्थन दिया। तो आरजेडी में तेजस्वी यादव जी से अनुरोध है, अहंकार छोड़े। अगर मुख्यमंत्री बनना है तो अहंकार छोड़े, नहीं तो लालकृष्ण आडवाणी जी बन जाइएगा, पीएम इन वेटिंग रह जाइएगा, आप सीएम इन वेटिंग रह जाइएगा। आजाद साहब, एक मिनट पहले यहाँ आप थोड़ा सा पॉज कीजिए। तो ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आजाद साहब आपने जो कहा वो असदुद्दीन ओवैसी के ही शब्द हैं। ये कहते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप यदि कोई भी आरजेडी का नेता यदि ये टेलीकास्ट देख रहा है तो ये बात तेजस्वी यादव तक पहुँचाए। AIMAIM जो है वो कह रही है कि आरजेडी बात करे और महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी को इंक्लूड करे, उन्हें थोड़ा सा स्पेस दे। यदि मान लिया जाए आजाद साहब कि ये नहीं हो पाता है किसी कारण से, क्योंकि आप दोनों का वोट बैंक एक है, वहाँ पे मुस्लिम वोटों की लड़ाई है, आपके वजह से आरजेडी को पिछली बार भी नुकसान पहुँचा था, फिर उन्होंने आपकी पार्टी तोड़ी। क्या आप एक अल्टरनेटिव तीसरा फ्रंट भी बनाने की, चौथा फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे जो बाकी छोटे छोटे दल हैं? मनोरंजन साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बिहार को आप अच्छे से जानते हैं। 24 सीट में आरजेडी सिर्फ 1 सीट सीमांचल में जीती थी, और हम लोग 19 सीट लड़े थे, जिसमें 11 सीट महागठबंधन जीता था, 5 सीट हम जीते थे, बाकी 4 सीट बीजेपी जीती थी। एक भी जगह हमारे वोट से बीजेपी नहीं जीती। ये पब्लिक को गलत गुमराह किया जाता है। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो दिल बड़ा करना पड़ेगा ना। आखिर आपको, आप लड़ना चाहते हैं, बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो क्यों अपने दिल को छोटा रखे हुए? लालकृष्ण आडवाणी के नक्शो कदम पे क्यों चल रहे हैं? पीएम इन वेटिंग रह जाइएगा, सीएम इन वेटिंग रह जाइएगा। याद रखिए, बिहार है, जयप्रकाश जी की भूमि है, कर्पूरी जी की भूमि है, लोहिया जी की भूमि है, और आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बेबाक आवाज है। हम लोग डरने वाले नहीं है। इस बार सीमांचल, मिथिलांचल, चंपारण और मगध सब जगह चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको लगता है तो अख्तरुल ईमान साहब हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात कीजिए। हम ईमानदारी से हम चाहते हैं बीजेपी हराओ, बिहार को बीजेपी मुक्त करना है, क्योंकि नीतीश जी अब उनसे हो रहा नहीं, उनका ना सेहत साथ दे रहा है, ना उनका, नीतीश जी अब जीरो हो गए, आप अच्छे से जानते हैं। वक्त बिल के बाद नीतीश जी ने जो, उनके लोगों ने जो बीजेपी का लाइन दिया। एक अंतिम सवाल है, आपने कहा कि मुझे कि भाई आपके वजह से बीजेपी नहीं जीता, लेकिन पब्लिक में तो यही बात है ना कि आप आते हैं, वोट बटेगा तो फिर बीजेपी को फायदा होता है। अब उसको कैसे समझाएंगे आप? सर आप आज बोलिए, रेवंत रेड्डी साहब जब समझ सकते हैं, चीफ मिनिस्टर समझ रहे हैं, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी समझ रही है, तो तेजस्वी यादव तो एक स्टेट में ना, कांग्रेस से बड़े नहीं ना है। रेवंत रेड्डी साहब समझ रहे हैं, कांग्रेस समझ रहे हैं, अभी एमएलसी में बीजेपी को हराए। तो आप बीजेपी, सन ऑफ मल्ला जो बीजेपी से आए, उनको ले सकते हैं। मुकेश सहनी ने क्या कहा था, पीठ पे खंजर गोपा है। उपेंद्र कुशवाहा जो मोदी कैबिनेट में मंत्री थे, जीतन राम मांझी जी बीजेपी के साथ थे, उसको ले सकते हैं। तो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पाकिस्तान के खिलाफ सबसे मुखर होकर बोलता है, सीमांचल की लड़ाई लड़ता है, मजलूमों की एक आवाज है, जय भीम और जय मीम का नारा पार्लियामेंट में देते हैं। तो मेरी लीडरशिप को क्यों आप दबाना चाहते हैं? हम भी चाहते हैं, सम्मान दीजिए, हम भी आपको सम्मान देंगे, मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन सीमांचल को उसका हक दीजिए, एमयू किशनगंज को पैसा दीजिए, सीमांचल को इकोनॉमिक पैकेज दीजिए। तेजस्वी यादव ने वहां जाकर यह बात बोला है। तेजस्वी जी को यह बात समझना चाहिए कि आप राज्यसभा में संजय यादव को दे देते हैं, हरियाणा के साहब को, मनोज झा जी को दे देते हैं। बिहार है, यहां पर हरियाणा और दिल्ली के प्रोफेसर साहब नहीं चलाएंगे, बिहार का लोग बिहार चलाएगा। यह बात समझना पड़ेगा, तेजस्वी जी को दिल बड़ा करना पड़ेगा। यह बात आपसे अनुरोध मैं कर रहा हूं आपसे, क्योंकि समझाइए, आप लोग से मिलते हैं। चलिए, सही बात है। हम उम्मीद करते हैं कि आरजेडी के नेता शायद इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं तो आपकी बात भी सुन रहे होंगे और शायद कुछ न कुछ हो जाए। यदि अलग अलग लड़ते हैं तो निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज बिहार से यही दोनों खबरें हैं हमारे पास। सीधे विकास के पास चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन आपका। 2 दूनी 4 में हमारे साथ इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट।